Good evening, everyone, and my name is Dylan Matthew. Welcome to this webinar on how to choose my dream career and आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं जब आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं. Okay, so आज 1 घंटा we'll try and finish it by 7 o'clock, and उसके बाद what we'll do is I'll take on your question answers. My request to you while the webinar is on, please keep your video off, please keep your audio off. आपको कोई भी सवाल है या तो आप चैट में डाल दीजिए, और एल्स आप ऐसे कीजिए जैसे ही वेबिनार खत्म हो जाएगा 7 बजे, then I will ask if you have any questions and accordingly I'll take your questions. So जैसे मैंने बताया, today's topic is how to choose my dream career and exam preparations की कैसी तैयारी and how is the time management going to be. So first I will speak about what are the options which is available after 10th and 12th. Art, science and commerce, ये तीन streams आप लोगों ने सुना होगा, and some of you must be already into the streams. So what are these streams? What are the subjects in these streams? And what are the job opportunities which you have in this stream? Next is how to choose my stream and subjects. ये जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है 10th स्टैंडर्ड के बाद, मैं अपना सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकता हूँ, मैं अपना करियर कैसे कर सकता हूँ, करियर यानी जॉब कैसे चूज कर सकता हूँ. ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस. नेक्स्ट विल बी दैट फेमस टॉपिक, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन. अभी आप लोगों का फाइनल एग्जाम आने वाला है और 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2 महीने के अंदर. सो आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज साइकोमेट्रिक असेसमेंट, and last में question answers I will take, and then we will wind up this webinar. Now the first topic, what after 10th and 12th. Okay, so आप लोग ने सुना होगा साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड आर्ट स्ट्रीम यानी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं. सो यू मस्ट हैव बीन वंडरिंग, इन्होंने ऑलरेडी चूज कर लिया, आप लोगों ने सुना होगा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. सो जो साइंस स्ट्रीम है उसमें मेन जो है 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. तो उसमें से आप जो है 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, एंड उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स भी ले सकते हैं. उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है जैसे इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं. तो कुछ स्कूल जैसे फैशन स्टडीज, होम साइंस, मास मीडिया, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं एज अ 5th सब्जेक्ट. नेक्स्ट इज साइंस नॉन मेडिकल. तो पहला जो ऑप्शन था मेडिकल, एंड नॉन मेडिकल मींस जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, उसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आर द 3 बेस सब्जेक्ट्स. उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, यू कैन टेक बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस. अगला जो है कॉमर्स. कॉमर्स में जो 3 मेन जो बेस सब्जेक्ट्स है वो है बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के अंदर आता है मैथ, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन एंड ऑल दोस. एंड लास्ट इज ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जिसको हम बोलते हैं. उसका जो टॉप मेन सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंड उसके बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो है इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी. अब एक चीज आप लोग ध्यान देना, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने ये बताया है, रादर सीबीएसई ने ये बताया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं कि मैं मैथ्स मेडिकल में जा रहा हूँ तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेना है, या मैं नॉन मेडिकल में जा रहा हूँ या मैं कॉमर्स में जा रहा हूँ. सीबीएसई ने जो बोला है उसके मुताबिक ऑल सब्जेक्ट्स कैन बी पिक्ड अप. सिर्फ एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो है इंग्लिश. अगर आप 11th एंड 12th में है, सीबीएसई की तरफ से एक ही सब्जेक्ट है विच इज कंपलसरी, दैट इज इंग्लिश. उसके बाद अगर मेरा मन है, मैं पॉलिटिकल साइंस ले लिया, बिजनेस स्टडीज ले लिया, फिजिक्स ले लिया एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ले लिया. सो इट इज परमिटेड सीबीएसई की तरफ से. बट क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स इसको परमिट नहीं करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक स्कूल क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं एंड 30 बच्चों में से 25 का जो कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो उनको जो है जो क्लास टाइम टेबल सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, टीचर्स अलॉट करने में प्रॉब्लम हो जाता है.
अलग अलग, जैसे होम साइंस एक बच्चे ने ऑप्ट कर लिया तो होम साइंस का टीचर अडॉप्ट करना, हायर करना पड़ेगा। फैशन स्टडीज एक बच्चे ने ले लिया तो फैशन स्टडीज के लिए एक टीचर को हायर करना पड़ेगा। तो इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम के वजह से बहुत सारे स्कूल्स अलाउ नहीं करता, बट मैंने ऐसे ऐसे इंटरनेशनल स्कूल्स देखे हैं जहाँ पे दे गिव यू एनी चॉइस। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, अगर मान लो आपको इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी है 11th एंड 12th में। आपको अगर मेडिसिन करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है। सो देर आर सर्टेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सर्टेन कोर्सेज, जैसे आपको बीएससी फिजिक्स करना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए इन 11th एंड 12th। सो देर आर सर्टेन कोर्सेज जिसके लिए सर्टेन सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। तो इसलिए क्या होता है कि जब अनकन्वेंशनल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स हम जब लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज बाद में जब ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा कोर्स को फॉलो करें। सो दैट इज दैट। सो नाउ आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो व्हाई डोंट यू पुट इट ऑन द चैट, आप लोग कौन कौन से क्लास से हैं। सो कैन यू जस्ट पुट इट ऑन द चैट कि आप लोग कौन कौन से क्लास में है, ताकि थोड़ा इंटरेक्शन रहेगा, मुझे मालूम चले कि आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रहा है। एंड इट विल बी नाइस टू नो आप लोग कौन कौन से क्लास है। ओके, क्लास 12th 10th 11th 10th, ओके 8th 10th, ओके 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 ओके, ठीक है, ग्रेट। तो गुड, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ। आप लोगों को कोई भी डाउट है बीच में, यू कैन जस्ट आस्क मी एंड देन आई विल ट्राई एंड क्लैरिफाई एट दैट टाइम, और या एंड में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज, जो सबसे पहले विल विल डिस्कस ईच स्ट्रीम। सबसे पहला स्ट्रीम है साइंस स्ट्रीम। मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस स्ट्रीम सबसे पहला है, नहीं, मतलब वो सीक्वेंस में डाला है। तो इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसके लिए मैंने बताया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंपलसरी है। मेडिकल साइंस, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपलसरी है 11th एंड 12th में। तो उसके बाद आता है प्योर साइंस ऑब्लिक रिसर्च। जैसे मैं साइंस फील्ड में चला गया और मुझे डॉक्टर भी नहीं बनना, इंजीनियर भी नहीं बनना, आर्किटेक्चर भी नहीं करना, देन व्हाट डू आई डू? देन यू कैन गो फॉर लॉट ऑफ प्योर साइंसेस ऑप्शंस, रिसर्च में जा सकते हैं। बिकॉज अभी क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए मेरे को बहुत लंबी टाइम तक पढ़ाई करने का पड़ेगा। सो इसलिए आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ इयर्स ऑफ स्टडीज, सो आई वांट टू गो प्योरली इनटू रिसर्च, या कोई भी ग्रेजुएशन करके मुझे जॉब पिकअप करना है। सो दीज ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल आफ्टर टेकिंग प्योर साइंसेस और रिसर्च। सबसे पहले विल टॉक अबाउट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग जैसे आप लोगों को मालूम है 4 साल का कोर्स है आफ्टर 12th, जिसके लिए आज की तारीख में जेई लिखना बहुत जरूरी है। जेई इज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है इंजीनियरिंग के लिए। बट ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अपना एंट्रेंस टेस्ट भी रखा हुआ है। जैसे कर्नाटका में अगर आप बाहर से हैं तो कॉमर्ड के है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगर है तो एमसैट करके एक एंट्रेंस एग्जाम लिखना है। यूपी स्टेट का अगर है तो यूपी जेईई अलग है, वेस्ट बंगाल जेईई अलग है। सो सब तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। बट बेसिकली अगर आप जेई में अच्छा स्कोर लाएंगे, स्कोर बोलते हैं इसको, परसेंटाइल बोलते हैं, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो आप जेई लिखेंगे। जेई लिखने के बाद अगर आप टॉप 25% बच्चों में अगर आएंगे तो आप एडवांस लिखने जाएंगे। एडवांस लिखना जरूरी है अगर आपको आईआईटी में सीट चाहिए तो। अगर आपको आईआईटी नहीं जाना है तो एनआईटी, जो पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, उसको आज एनआईटी बोलते हैं। एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे जितने भी कॉलेजेस हो गया, उनके लिए जेई मेंस का स्कोर ही काफी है। सिर्फ आईआईटी जाने के लिए आपको एडवांस में क्वालिफाई करना पड़ेगा और वहां पे अच्छा रैंक लाना पड़ेगा। तो जो कॉमन स्पेशलाइजेशंस है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड ऑल दोस, and there are some more specialization like nanotechnology, instrumentation, marine, plastic, metallurgy, mining, energy, petrochemical and all those. And आजकल बहुत बहुत जो प्रोमिनेंट जो इंजीनियरिंग फील्ड अभी आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये तीन जो है बहुत अच्छा स्कोप है इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हम जो है बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे, तो इसलिए मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में। आर्किटेक्ट का काम है बिल्डिंग्स के बारे में ड्राइंग बनाना, बिल्डिंग बनाना आर्किटेक्ट का काम नहीं है। सो देयर इज अ लिटिल कंफ्यूजन। कोई काफी बच्चे मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, बोलते हैं मुझे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाना है, तो मुझे आर्किटेक्ट बनना है। तो जो एग्जीक्यूशन करता है, जो बिल्डिंग बनाता है, वो सिविल इंजीनियर है। वो तय करता है कि कितना कंक्रीट डालना है, कितना सीमेंट डालना है एंड ऑल दिस। आर्किटेक्ट का काम है वो ड्राइंग बना के सिविल इंजीनियर को पास देना। एक बार सिविल इंजीनियर के हाथ में आ गया ये प्लान, फिर वो एक्सिक्यूट करता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट एंड सिविल इंजीनियर। अगर आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ा क्रिएटिव है, और आपको लगता है कि यस आई कैन डू लॉट ऑफ माइंड ब्लोइंग drawings for new kind of buildings, then yes आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। देन उसके बाद इसमें जो घुसने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए दो मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एक तो जेई मेंस का सेकंड पेपर होता है जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर जो बोलते हैं, एंड दूसरा है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। तो दीज आर दी टू मेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपको आर्किटेक्ट बनना है। जेई मेंस का सेकंड पेपर इज बेसिकली फॉर आईआईटीज एंड नाटा इज फॉर ऑल अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस उसका स्कोर लेते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन बिकम ए आर्किटेक्ट। अगेन 4 साल का कोर्स है, एंड इसमें अगर आपको अच्छा करेंगे देन यू कैन सेट अप योर ओन कंपनी, प्राइवेट फर्म खोल सकते हैं, या मास्टर्स करने के लिए बाद भी आप इसमें घुस सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकल साइंसेस। एक चीज मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो 12th के बाद आपको 10 साल की पढ़ाई करना पड़ेगा। ये कुछ लोगों को नहीं पता होता है, कुछ बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता, तो ये आपके दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि एमबीबीएस कोर्स के लिए आप जाएंगे 12th के बाद तो 5.5 साल का कोर्स है। उसके बाद कम से कम आप 1-1.5 साल बैठ के आप एमडी दैट इज मास्टर्स की तैयारी करेंगे। तो 1.5 साल निकल गया तो 7 साल हो गया। 2 साल का एमडी आप करेंगे तो दैट मेक्स इट 9 years। एंड देन जनरली एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए लोगों को डिप्लोमा या सुपर स्पेशलाइजेशन जो बोलता है वो करना होता है। तो ओवरऑल कम से कम आपको 10 साल कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना पड़ेगा टू बिकम अ गुड डॉक्टर। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आफ्टर 12th कम से कम 10 साल के लिए आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा। बीच में आप जॉब भी कर सकते हैं, टेक अ ब्रेक, वर्क एंड देन अगेन गो इनटू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दैट इज एंटायरली अप टू यू। नेक्स्ट इज इसमें क्या क्या है, एमबीबीएस है, BAMS that is Bachelor of Ayurveda, UMS Unani, BHMS is Bachelor of Homeopathy, एंड जिनको जानवरों से बहुत लगन है, प्यार है और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, BVSC Bachelor of Veterinary Science। नेक्स्ट इज डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर, नर्सिंग, नर्स जो बनता है, ऑक्यूपेशनल थेरापी, माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। सो दीज आर दी वेरियस। जैसे अभी क्या हो गया कि आप लोगों ने कोरोना के बारे में सुना होगा, आप अपना वीडियो बंद करके रख सकते हैं। सो आप लोगों ने कोरोना के बारे में सुना होगा। सो जब से ये कोरोना आया है, बायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारे करियर्स आ गया है एंड बहुत डिमांड हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, वायरोलॉजिस्ट जो वायरस के बारे में पढ़ाई करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, देन व्हाट यू कॉल बायोकेमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। सो इतने सारे फील्ड्स में बहुत डिमांड हो गया। तो इसलिए अभी जो बायोलॉजी लेना चाहते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है बहुत अच्छा फील्ड है टू गो इनटू रिसर्च। एंड नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, बीएससी बायोकेमिस्ट्री या बीएससी माइक्रोबायोलॉजी लेके आप जो है इसमें जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इज प्योर साइंसेस ऑप्शन क्या क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, आप साइंस ले लिया बट यू डोंट वांट टू, सब आप अपना मोबाइल सॉरी वीडियो बंद करके रख सकते हैं। प्लीज कीप योर वीडियो ऑफ। साइंस ऑप्शंस में जो है, you don't want to become a doctor, you don't want to become an engineer, and what all options you have, you can go into physics में अगर आप specialization करेंगे then you can go to astrophysics, astronomy, biophysics, fluid physics, geophysics, molecular physics, nuclear physics, optical physics,
केमिस्ट्री में यू कैन गो इनटू एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, थियोरेटिकल. मैथमेटिक्स में देयर आर प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी. कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है, they go become into computational scientist. So these are the options which you have in science. Next we'll talk about commerce. अब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, वो कॉमर्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि मैं साइंस पढ़ना नहीं चाहता. ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के बारे में अगर घर में मैंने बात कर लिया तो मेरे माँ बाप नाराज हो जाएंगे, तुम साइंस तुम आर्ट्स पढ़ोगे. तो इसलिए मुझे कॉमर्स में जाने दो, जो सेफ ऑप्शन. मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक ही निवेदन है, डोंट गो इनटू कॉमर्स टू एस्केप फ्रॉम साइंस और ह्यूमैनिटीज. अगर आपके अंदर, डू यू लाइक टू प्ले विथ नंबर्स, डू यू हैव गुड कंप्यूटिंग स्किल्स, डू यू हैव द एबिलिटी टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा, do I have the knowledge of economics and investment, do I have knowledge of management and general marketing, do I have like to work for several hours per day in the office, do I have computing and interpreting skills. आप बजट पढ़ते हो, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हो, तो देन आप इनमें से कुछ भी एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चंस का अगर सवाल का जवाब हाँ है, देन यू कैन गो इनटू कॉमर्स. डोंट गो इनटू कॉमर्स बिकॉज आप साइंस पढ़ना नहीं चाहिए, इट इज इनकरेक्ट. सेकेंड थिंग इज, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, तो आपके लिए 60% ऑप्शंस जो करियर कॉमर्स के साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए आपका बंद हो जाता है. आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में नहीं जा सकता इफ यू डोंट हैव मैथ्स इन 11th एंड 12th. आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं ले सकता इफ यू डोंट हैव मैथ्स इन 11th एंड 12th. बीकॉम ऑनर्स नहीं ले सकता. देयर आर so many options which will close for you if you don't take maths. So my request to commerce students is 100% आपने मैथ्स लेना. अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ्स 11th एंड 12th का आपको हार्ड लग रहा है, तो सीबीएसई ने जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सो प्लीज टेक दैट, बिकॉज विदाउट मैथ्स बहुत सारे ऑप्शंस आपका बंद हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ यू कैन गो इनटू कॉमर्स. आप कॉमर्स जो है 12th के बाद कोई भी फील्ड से, आर्ट से भी जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स से जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कहीं से भी आप कॉमर्स में, इट्स ए न्यूट्रल सब्जेक्ट, यू कैन गो इन फ्रॉम देयर. अब कॉमर्स में क्या क्या आता है? सबसे पहले है मैनेजमेंट, जो जनरली बीबीए बोलते हैं या एमबीए बोलते हैं, दैट इज कनेक्टेड विद कॉमर्स सेक्टर. एंड व्हाट ऑल यू हैव, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस. सो दीज आर द वेरियस मैनेजमेंट्स व्हिच यू हैव. एंड देन another field is chartered accountancy. आप लोगों ने सुना होगा सीए के बारे में, जो ऑडिट करते हैं, इसके बारे में, अबाउट हाउ जो ऑडिट करते हैं हमारे अकाउंट्स को, which is known as chartered accountant, and they are the ones who certify us about ये account सही है. All companies, any business transaction has to be vetted by a chartered accountant. So this is a very good field. And what are the career prospects? You can work in banks, public limited companies, auditing firms, finance companies, own practice. Next is company secretary. So काफी लोगों को company secretary के बारे में मालूम नहीं है. काफी बच्चों से मैंने बात किया था. A lot of students doesn't know what is company secretary. Basically ये chartered accountant की तरह एक legal expert होते हैं in house. हर कंपनी का जो turnover 5 crores के ऊपर होता है per year, they have to have a company secretary in their own this thing. Company secretary is generally that officer जो हर समय अपने कंपनी को गाइडेंस देते हैं कि what is it that they can do to comply with the rules and regulations of the government. तो ये है कंपनी सेक्रेटरी. इनका फ्यूचर जो है ये they can be self-employed, corporate advisory service में जा सकते हैं, financial management, capital market and banks. Next is actuary. 90% कॉमर्स स्टूडेंट से जो मैं बात करता हूँ, उन्होंने कभी एक्चुअरीज के बारे में सुना ही नहीं होता. It is very surprising why so many students are not aware. Actuaries is one of the best paid jobs in the world. Actuaries is like a course, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसी टाइप का है. पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद 14 पेपर्स क्लियर करना पड़ेगा, then you will be qualified actuary. And actuaries का काम क्या है? To work out
कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क जो कंपनी लेते हैं उनके बारे में बात करना एंड कैलकुलेट करना. सो टू go into actuaries, you have to be very very good at maths, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स. एंड इसका जो फाउंडेशन एग्जाम तो क्लियर करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो उसको बाकी जो 14 पेपर्स है वो क्लियर करने के लिए यू हैव टू बी वेरी गुड एट मैथ्स. स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल थियरी आपको, इफ यू आर गुड एट मैथ्स, यू विल बी एबल टू पिक अप वेल. And where all you can be employed: insurance companies, consulting actuaries, asset liability management companies, pension banks, software development and BPO companies इनको एम्प्लॉय करते हैं. बाकी जो करियर ऑप्शंस है कॉमर्स में वो है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फिनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग. मैं जितना भी कॉमर्स स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं उनको क्या बोलता हूँ, जिस दिन आप 18 साल के हो जाएंगे अपना एक डीमैट अकाउंट खोलना. अगर आपको पता नहीं है डीमैट अकाउंट क्या है तो आप लोग पूछ लीजिए अगल बगल में, और स्टॉक ट्रेडिंग शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए. बिकॉज अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप सोचते हैं कि मुझे जो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है, बजट जिस दिन आता है उसको एनालाइज कीजिए, ये सब अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ आप थियोरी के अंदर ही रह जाएगा. यू विल नॉट बिकम अ गुड कॉमर्स स्टूडेंट. अगला जो है ह्यूमैनिटीज. जैसे मैंने बताया, लोग सोचते हैं कि आप पढ़ाई में कमजोर है, ह्यूमैनिटीज में चला जाए. इट इज नॉट लाइक दैट. ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे स्कोप है. सो हिस्ट्री एंड आर्ट्स के साथ जो करियर्स हैं: हिस्टोरियन, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, कंजर्वेटर, म्यूजियम क्रिएटर, आर्किविस्ट, आर्ट डीलर, आर्ट क्रिटिक, बुक अब्लिक जर्नल एडिटर, डॉक्यूमेंट्री एडिटर, फाइन आर्ट्स हैंडलर. सो ये कुछ ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस इज बेसिकली आपको डील ये बताते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी क्या है. तो आप कोई भी प्रोफेशन में है, आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जो है पॉलिटिकल साइंस नहीं समझेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं समझेंगे, आप गवर्नमेंट के साथ नहीं डील कर पाएंगे. तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस अभी मैंने काफी, बिकॉज अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये जो गैप ला रहे हैं बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, वो कम होते जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग. अभी रिसेंटली मैंने एक प्रिंसिपल, एक आर्किटेक्चर कॉलेज का प्रिंसिपल बता रहे थे कि वो आर्किटेक्ट्स को अपने सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा रहे हैं. बिकॉज अगर मैंने अपना आर्किटेक्चर का अपना फर्म खोल दिया, and if I don't know what are the government policies and how the government functions, I will not be able to take it forward. तो इसलिए जो है, it is very important to have the knowledge of public policy, for which political science knowledge is very very important. And of course अगर आप IAS officer या civil services में जाना चाहते हैं, history, political science are very very basic subjects which comes in the entrance examination. So you can become a public policy analyst, politician, political aid, lobbyist, diplomat, financial or economic analyst. So a lot of these options are there if you want to take political science as your favorite subject. Next is psychology. अभी कोरोना आने की वजह से सडनली ये फील्ड में बहुत डिमांड आ गया, बिकॉज अभी कॉर्पोरेट्स आर हायरिंग साइकोलॉजिस्ट. देयर आर इंडस्ट्रीज विच इज हायरिंग साइकोलॉजिस्ट. मेरे को एक साइकोलॉजिस्ट बता रहे थे कि जैसे अभी iPhone 13 जब मार्केट में आया, they were psychologists who were employed to find out iPhone 12 और iPhone 13 के बीच में क्या चेंजेस ला सकते हैं जिसके वजह से लोग जो है iPhone 13 को खरीदेंगे. एंड you know they have to work on the psychology of the people. कोई भी प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया है, जब तक लोग खरीदेंगे नहीं तब तक मुझे बिजनेस नहीं बढ़ावा मिलेगा. एंड उसके लिए जो है हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द पीपल टू मेक देम बाय माय प्रोडक्ट. अब दूसरी जगह मैंने एक स्टोर में जो नए नए स्टोर्स खोलते हैं, आई वाज टोल्ड दे आर नोन एज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, जो उनको गाइड करते हैं कि एक बड़ा सा एक सुपरमार्केट में आइटम्स का लेआउट कैसे होना चाहिए जिसके वजह से उनका मैक्सिमम सेल हो. कोई भी दुकानदार का आइडिया क्या होता है कि सबसे ज्यादा सेल हो जाए. सो दे एम्प्लॉय साइकोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट कौन सा आइटम कहाँ पर रखने से दिमाग अट्रैक्ट होगा. अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स हैव रेड इन कलर, जिनका साइन बोर्ड द्वारा. वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज
रेड इज कनेक्टेड विथ हंगर. बोलते हैं कि रेड देखते ही ना यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री. So that is why a lot of restaurants have red color as their theme. So this is how psychology works. Abhi after Corona, a lot of people have lost jobs. A lot of people have lost their near and dear ones. तो जिसके वजह से psychologists are working to heal their mental health. तो psychology is a very interesting field. You can, and जिसको sports पसंद है, you can become a sports psychologist. आजकल बैडमिंटन लीग, इंडियन आईपीएल, कबड्डी लीग, वॉलीबॉल लीग, इतने सारे लीग आ रहे हैं. हर टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो उनका मेंटल हेल्थ एंड मोटिवेशन का ख्याल रखते हैं. लेट अस ब्रेक सम मिथ्स एंड आर्ट. कुछ लोग सोचते हैं कि आर्ट ग्रेजुएट्स जो है अच्छे लीडर नहीं बनते हैं, बट 60% ऑफ द यूके लीडर्स इन बिजनेस एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स हैव आर्ट्स डिग्री. Only 50% have technical degree. So ये जो वहम है काफी लोगों का दिल में कि आर्ट्स में जाने से मतलब अच्छा करियर नहीं बना सकता, that is incorrect. Next is आर्ट इज, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कमजोर के लिए है या गर्ल्स के लिए है, ये बिल्कुल गलत है. Now let's talk about some neutral career options जो आप साइंस से भी जा सकते हैं, कॉमर्स से भी जाते हैं, आर्ट से भी जा सकते हैं. तो वन इज लिबरल आर्ट्स. ये नया कॉन्सेप्ट है लिबरल आर्ट्स करके. बहुत सारे नए कॉलेजेस जो है लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम दे रहे हैं. नेक्स्ट इज होटल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, डिजाइन, लॉ, मीडिया एंड कम्युनिकेशन. सो दीज आर न्यूट्रल करियर्स जहां पे आप कहीं पे भी इससे जा सकते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट. तो आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ लोगों का एग्जाम शुरू हो गया. तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ बच्चों को कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. बिकॉज बहुत सारे बच्चे, जब मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ, सर मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ बट मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, कभी कभी मैं एग्जाम में जाता हूँ मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता हूँ, ये पता नहीं कैसे हो जाता है. सो देर आर लॉट ऑफ क्वेरीज विच कम टू मी. सो मैंने पूरा केस स्टडीज देके आई ट्राई टू फाइंड आउट कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. सो आई विल जस्ट गिव यू सम टिप्स आप बच्चों को कि क्या करना है जब आप पढ़ाई करते हैं. नेक्स्ट, फर्स्ट इज मेक अ शेड्यूल. ऑर्गेनाइज कीजिए अपने आप को. ये बोलते हैं कि जो इंसान ऑर्गेनाइज होता है उनके पास हर चीज के लिए टाइम होता है. इंसान नॉन ऑर्गेनाइज्ड है, उनके पास किसी चीज के लिए भी टाइम नहीं होता. सो ऑलवेज मेक अ शेड्यूल. अभी जो बच्चों का एग्जाम, जो बच्चे खास करके 10th एंड 12th में है, आई वुड रिकमेंड, अभी 2 महीने का टाइम बाकी है, आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है मार्च अप्रैल 26 से. तो 2 महीने से थोड़ा ज्यादा टाइम आपके पास है. आप एक शेड्यूल बनाइए. आई विल पिक अप एट दिस टाइम, आई विल स्टडी फॉर दिस मच टाइम, मैं खेलने इतने बजे जाऊंगा, ये मेरा टीवी देखने का टाइम है, ये मेरे ट्यूशन का टाइम है. जितना भी चीजें आपने करना है, प्लीज मेक अ शेड्यूल एंड ट्राई एंड फॉलो दैट. एक हफ्ते का आप शेड्यूल बनाइए, उसके एक हफ्ते के बाद आप उसको रिव्यू कीजिए कि मैंने ये शेड्यूल बनाया था, ये ठीक चला, ये ठीक नहीं चला, तो उसको थोड़े चेंजेस लाइए आप. उसके बाद अगेन मेक अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक शेड्यूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखा, सर मैं सुबह उठा, थोड़ी देर पढ़ाई किया, उधर गया इधर गया, कब शाम हो गया कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला. प्लीज मेक अ शेड्यूल, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. नेक्स्ट इज फोकस. अगर जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, अगर आप मेरे से पूछेंगे एक शब्द बताइए जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो मैं ये बोलूंगा, द वर्ड इज फोकस. इफ यू फोकस योरसेल्फ, एवरीथिंग यू कैन अचीव. अगर आपके क्लास में कोई बच्चा है जो 99% ला रहा है और कोई बच्चा जो है सिर्फ 40% ला रहा है, एक शब्द इन दोनों बच्चों को अगर अलग करता है, वो है फोकस. ऐसा नहीं कि जो बच्चा 99% ला रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है. It is just somebody has tried to focus. से चल रहा है ऑफलाइन, क्या करेंगे हम ऑफलाइन में? Sorry, somebody had unmuted themselves. I had to mute them. Okay, so the key word is focus. आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, प्रोफेशन कोई नौकरी में अच्छा करना चाहते हैं, कोई भी चीज में आप अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि पढ़ाई.
द ओनली की वर्ड फॉर दैट इज फोकस। जब तक आप जिंदगी में फोकस नहीं लाएंगे, आपको बहुत मुश्किल होगा आपके टारगेट अचीव करना। एंड फोकस लाने के लिए मैंने जो ऊपर जो एक लाइन लिखा है, मेक ए शेड्यूल। आप एक शेड्यूल बनाइए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अपने आप फोकस आए। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, आजकल बच्चे सोचते हैं कि ना मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा और पढ़ाई भी साथ में कर लूंगा। इट इज नॉट करेक्ट। रिसर्च ये बताते हैं कि आपका ब्रेन जो है सिर्फ एक मेजर टास्क एक टाइम पे कर सकता है, एक मेजर टास्क। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे साइन बोर्ड्स आपने रोड साइड में देखा होगा, डोंट यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने शायद अपने पापा को देखा होगा या किसी को फैमिली में देखा होगा, वो चलाते वक्त आराम से मोबाइल में बात कर सकते हैं, फिर क्यों बोल रहे हैं बार बार कि डोंट यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग? इसलिए क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, मेजर टास्क। आप 5 टास्क कर सकते हैं, बट आपका दिमाग जो है एक टास्क में ज्यादा फोकस करता है। तो जब आप ड्राइव करके मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर मोबाइल पे आपका ध्यान गया, ड्राइविंग से जो है ध्यान कम हो जाता है। तो इसलिए वो बताते हैं। सेम वे मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर स्टडी, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल साइड में रखा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे किचन में कुछ चल रहा है, उधर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ। और म्यूजिक, अगला पॉइंट है म्यूजिक के बारे में। काफी बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि म्यूजिक जो है मैं चला के आराम से पढ़ सकता हूँ। मैंने काफी रिसर्च किया है इसके ऊपर। म्यूजिक फ्रेंड और फो का मतलब आप लोग जानते होंगे, फो मतलब दुश्मन। म्यूजिक हमारा दोस्त है या दुश्मन है, मुझे नहीं पता, सच बताऊं तो, मैंने इतने रिसर्च करने के बाद। बट एक चीज मुझे मालूम चला, तो ऊपर का पॉइंट है कि मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता आपका ब्रेन। तो जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे म्यूजिक, काफी बच्चे मुझे मिले हैं जो बोलते हैं कि सर बिना म्यूजिक के मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपका दिमाग तो एक ही चीज कर सकता है, एक चीज, एक मेजर चीज। आप अगर म्यूजिक पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका पढ़ाई पे ध्यान कम हो रहा है। यार पढ़ाई पे ध्यान 100% देने के बजाय अगर इधर 70% दे रहे हैं, तो वहां पे 30% जा रहा है। तो इसलिए जो है, जितने भी बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे म्यूजिक भी चल जाएगा, मेरे मोबाइल बगल में रखा हुआ, एक आध मैसेज आ गया मैंने देख लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ नहीं होता। गलत है। आप जब पढ़ने को बैठते हैं, प्लीज डू नॉट डू एनीथिंग एल्स। अगर आपके पास मोबाइल है, कृपया करके उसको स्विच ऑफ करके दूसरे कमरे में रखिए, तभी आप पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे। काफी बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं म्यूट में रख देता हूँ, बगल में ही रखता हूँ, नहीं हो पाएगा पढ़ाई। बिकॉज कोई भी, जैसे आपने इंस्टाग्राम में अपना जिम जाता हुआ फोटो डाल दिया और उसके बाद आप म्यूट में तो डाल दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो कुछ बजेगा, जैसे अभी भी मेरा फोन आया, अचानक मेरा ध्यान उस तरफ गया, तो जैसे ही वो टिंग टिंग करके जब मैसेज आएगा, तो आपको मन करेगा ना वहां पे शिफ्ट करने में। और ब्रेन को एक बार एक टास्क से शिफ्ट करने के बाद वापस उस टास्क पे आने के लिए टाइम लगता है। हमारा इलेक्ट्रिक स्विच की तरह नहीं है कि आपने एक बार ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया तो टप टप हो गया, नहीं। हमारा ब्रेन जो है जब शिफ्ट करते हैं अपना जो कंसंट्रेशन, तो उस समय उन वापस आने में टाइम लगता। तो डोंट डू मल्टीटास्किंग व्हाइल स्टडीइंग। आपका फोन स्विच्ड ऑफ एंड केप्ट इन द नेक्स्ट रूम। म्यूजिक, आप जब ब्रेक लेते हैं तो सुनिए म्यूजिक, बट नॉट व्हाइल स्टडीइंग। इट इज नॉट योर फ्रेंड। नेक्स्ट इज ट्रेन योर ब्रेन। एक चीज मैं रिसेंटली किसी को सुना था, आप अपने दिमाग को कभी ये नहीं बोल सकते कि आप ये मत करो, इनवेरिएबली आप वही करने के बारे में सोचने लग जाए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बच्चों मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ। अभी आप सारे मेरे को ध्यान दे रहे हैं ना, तो आप अभी एक हाथी के बारे में मत सोचो, ठीक है? डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट। तो क्या हुआ, आप लोगों में से कितने लोगों ने एलिफेंट के बारे में सोचा
कितने बार लोगों ने एलिफेंट के बारे में नहीं सोचा? कैन यू जस्ट टाइप यस और नो? यस मीन्स यू थॉट ऑफ एलिफेंट, नो मीन्स यू डिड नॉट थिंक ऑफ एलिफेंट। या सारे यस आ गए। ओके, यस, ऑल यस। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, और अभी आप लोगों ने सभी ने वही कर दिया। सो व्हाट आई वांट टू से इज, हम अपने दिमाग को कभी कोई भी चीज नहीं करने के लिए नहीं बोल सकते। When I told myself don't think about an elephant, I started thinking about an elephant. Same way, I have to train my brain. रविंदर दीवान रेस्ड हैंड। आई विल टेक योर, आप लोगों का क्वेरीज मैं एंड में लूंगा। 2-3 सवाल भी आया था, आई टेक इट इन एंड, नहीं तो मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा एंड टाइम भी थोड़ा कम है। ओके, सो ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन का मतलब ये है कि आप जो चीज सोचते हैं वही होता है, एंड आप जो सोच बारे में नहीं सोचना चाहिए, अगर आपने उसके बारे में सोच लिया तो वो हो जाएगा। तो आप जो है एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अरे यार मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, मेरे को बड़ा खराब लग रहा है, क्या पता मेरा ये गलत हो जाएगा, क्या पता मेरे कम मार्क्स आएगा, ऐसे मत सोचो। जस्ट डोंट थिंक दोस, थिंक पॉजिटिव थिंग्स। आज मैं पढ़ाई करूंगा, कल मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, बिकॉज आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है। थिंक पॉजिटिव एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल मूव इन दैट डायरेक्शन। अगर आपको लगे कि नहीं क्या पता मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाए, हर समय आपके दिमाग में यही चलेगा कि क्या पता मेरा एग्जाम अच्छा ना जाए, अच्छा ना जाए, अच्छा ना जाए, एंड लास्ट मिनट में ऐसे ही हो सकता है। एट द सेम टाइम यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर ब्रेन, नहीं मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मैं अच्छा तैयारी कर रहा हूँ। सो देन व्हाट हैपेंस इज योर ब्रेन इज गेटिंग ट्रेन्ड इन दैट डायरेक्शन। अंडरस्टूड? ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा दिमाग ना उस दिशा में ले जाता है हम जिसको ले जाना चाहते हैं, और इस दिशा में हम उसको नहीं ले जा सकता जहां पे हम नहीं ले जाना चाहते। टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट विल गो वेयर यू वांट टू गो, एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग समवेयर वेयर यू डोंट वांट टू गो। So please train your brain in such a manner that it is all positive, and then you will be able to do it. Phone away, मैंने बात कर लिया ऑलरेडी इसके बारे में। You have to keep your phone switched off in a different room. रात को खास करके after 10 o'clock if you're studying, please put it in a different room. काफी बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मैं तो इसको ना अलार्म की तरह यूज करता हूँ। मैं उसको ये बोलता हूँ अपने माँ बाप को बोल दो 250 रुपए में बढ़िया अलार्म क्लॉक मिल जाएगा, प्लीज यूज इट। Don't use your phone as your alarm clock, because पहले तो उसमें से रेडिएशन आता है, it is not good keeping it next to your head. Second thing is आपको बार बार टेम्पटेशन आएगा to have a look at your phone, ये तो नहीं आया, वो तो नहीं आया, ये मैसेज तो नहीं आया। So for God's sake do not use your phone. Next is distraction slips. ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं बच्चों को बोलता हूँ। आप ये पता करो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो रोक रहा है आपको अच्छी तरह से काम करने से, मेहनत करने से। I call it distraction. What is it that which is distracting you? Put it down in small pieces of paper. मैं बहुत टाइम बिताता हूँ ऑन मोबाइल, मैं बहुत टाइम ऐसे टीवी देख के बिताता हूँ, या मैं मेरा प्लानिंग ठीक नहीं है इसलिए मैं टाइम वेस्ट हो जाता है, मैं ऐसी फालतू के टाइम पास करता हूँ। So all those things put it down in small papers and stick it in front of your study table. जहाँ पे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं उसको सामने आप स्टिक कीजिए। तो आप जब सामने दिख रहे हैं आपको दिख रहा है ओके ये सब चीजें हैं जो मुझे रोक रहा है मेरे को अच्छा करने से। सो यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू दोज डिस्ट्रैक्शन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करें कि मुझे क्या रोक रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या बंद करना है और कहाँ पे फोकस करना है। ये डिस्ट्रैक्शन स्लिप्स इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत जरूरी है। पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट मोर। फिजिकल एक्टिविटी, आपका ब्रेन को ठीक से फंक्शन करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। वन इज फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम आधा 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी आप करने से आपका ब्रेन कैपेसिटी अच्छा हो जाता है। आप जो बाकी टाइम पे पढ़ाई करेंगे उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा होगा। हमारा इंडियन मेंटालिटी क्या है कि कल एग्जाम है आज बाहर नहीं जाएंगे पूरा दिन पढ़ेंगे, गलत है। आपको बाहर जाना है,
लेकिन बाहर जाने का मतलब ये नहीं कि जाके आप बास्केटबॉल या फुटबॉल इतना खेलोगे, इतना थक के वापस आ गया, नींद अच्छे से एक नहा लिया, उसके बाद बढ़िया खाना खा लिया और नींद आ गया, नहीं। When you are having exams and all, do light physical activity, जैसे brisk walk के लिए चले गया, साइकिलिंग चले गया, आपको थकाना नहीं, बट आपका बॉडी को थोड़ा रिजुविनेट करना है, तब आपका ब्रेन बिल्कुल 100% एफिशिएंसी से काम करेगा। नेक्स्ट जो है राइट फूड। जब आपका एग्जाम का टाइम है या कभी भी आप अच्छे तैयारी कर रहे हैं, जंक फूड बंद कीजिए। यू शुड ईट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीजें सही मात्रा में जब खाते हैं तो आपका ब्रेन सही तरीके से डेवलप होता है, सही तरीके से फंक्शन होता है। एंड लास्ट, राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट। मेरे को कुछ बच्चे आके बताते हैं कि सर मैं रात भर पढ़ रहा था, रात भर पढ़ रहा था, अगले दिन एग्जाम था, जब मैंने एग्जामिनेशन हॉल में किया था ना सर, कुछ कुछ चीजें ना याद नहीं आ रहा। माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम ब्रेन को इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद जो हमारा ब्रेन जो है, जब हम सोते हैं उस समय आराम नहीं करता, वो प्रोसेस कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने ब्रेन को दिया, उस इंफॉर्मेशन कोई काम का नहीं है जब तक हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। आपसे मैंने पूछा बेटा आपका नाम क्या, आपने बोला आयुष। उसके बाद जब मेरे आपको बुलाना है, अगर मेरे दिमाग में वो नाम याद नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या होगा आपसे नाम पूछने का। सेम तरीके से अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे एग्जाम में जाके वो अगर याद नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या होगा। तो उसको जो है ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए आपने टाइम देना है। कम से कम 7 आवर्स ऑफ स्लीप, 7 घंटा मिनिमम आपने डेली सोना है, बिकॉज तभी आपका राइट ब्रेन डेवलपमेंट होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं कि सर मैं ना एग्जामिनेशन हॉल में रात भर पढ़ रहा था, याद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आपने इनपुट दे दिया ब्रेन को, उसको प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं मिला। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक आप रिकॉल नहीं कर सकता उसको। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, हर रोज कम से कम 7 घंटा आपने सोना है। 7 घंटा कम से कम नहीं, 7 घंटा आइडियल है, मैक्सिमम 8 घंटा। वैसे तो 8 घंटा बोलते हैं, अगर आप सीनियर क्लासेस में 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। क्योंकि तभी आपका ब्रेन सही तरीके से काम करेगा। क्योंकि काफी बच्चे मैंने देखा है क्या करते हैं, बहुत रात भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। अनदर वन मोर थिंग, आपका पढ़ाई का जो ट्रेन योर ब्रेन में एक और पॉइंट था, आप जो है आजकल बच्चों के एक नया ट्रेंड है, रात भर बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद दिन में सोते हैं, उसके बाद फिर रात को पढ़ाई करेंगे, फिर दिन में सोएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। क्योंकि आपका जितना भी मेजर एग्जाम्स होगा दिन के 10:30 बजे से लेके 12:30 या 1:30 बजे तक होता है, उस टाइम पे आपको अपनी ब्रेन को ट्रेन करना है कि सबसे ज्यादा अलर्ट रहने का। अगर आपको उस समय सोने की आदत होगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो ब्रेन तो बोलेगा हेलो, इस टाइम पे तो मेरे को सोने की आदत है। आप बोल रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है, बहुत चीजें मेरे ऊपर जोर लगा रहे हैं, उस समय तो अभी तो मेरा काम करने का टाइम नहीं है। आपको ये ट्रेन योर ब्रेन में जो पॉइंट है, जब आपके एग्जामिनेशन टाइम में, जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहा है 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक या 12:30 बजे तक, उस टाइम पे आपको पुराने पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि फिर आपको ब्रेन को आदत लगे, ओके इस टाइम से इस टाइम तक मेरा मतलब मेरे को ये इनपुट देना है, वो इनपुट देना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे रात भर पढ़ के उस टाइम पे सोने की आदत डाल के फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो मालूम चलता है सर मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा था, सर मैंने सब कुछ पढ़ा था, कुछ याद नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम है। So please understand how to train your brain. 3 things: right amount of sleep, physical activity, and right food. Train your brain at the time जब आपके एग्जाम्स हैं, उस टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए आप ट्रेन कीजिए। नेक्स्ट, आई वुड जस्ट स्पीक अबाउट करियर काउंसलिंग, जो हमारा टॉपिक था कि करियर काउंसलिंग कैसे, क्या है, क्यों जरूरी है, ऑल दोस थिंग्स। सो आई विल जस्ट प्ले वीडियो एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। उसके बाद आई विल टेक अनदर 5 minutes एंड आई विल कम टू क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। Hello, ma'am. Where's the dress section? So I came last week. So I saw something. I just came to pick that up. Ma'am, we don't have any dresses today. It's black t-shirt. Want to try? Please, ma'am. एक बार try तो कर लीजिए, ma'am. So you don't have anything else except black t-shirts? How about this?
शादी तो शोरूम में काली टी-शर्ट भैया मरून ब्लेजर मेरे साइज में एक्सेल दिखा दीजिए। I'm looking for jeans, shirt. I have a voucher जो आज expire हो जाएगा. We've given our jeans for alteration yesterday. I'm looking for white formal shirt. ब्लेजर्स तो अवेलेबल नहीं है, ब्लैक टी-शर्ट्स है। आज सिर्फ black t-shirt है. ब्लैक एंड जस्ट एक्सेल साइज। Yeah. क्यों? शर्ट दिखा दो, टाई दिखा दो. कल तो ये नहीं था, आज अचानक तो ये वाउचर का मैं क्या करूँगी फिर? सब बट बहुत अच्छी टी-शर्ट। Once you try it, you will definitely buy it. जीन्स तो मिलेगा ना हमारा। मैम जरूर आप t-shirt. हमें हमारी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि क्या हमें क्या करना चाहिए। भैया क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? नहीं लेनी ब्लैक टी-शर्ट। Where's the manager? Is your manager here? Can you call the manager? अपने मैनेजर को बुलाइए प्लीज। He's the manager. The whole store has only one. पहन सकते हैं. मीटिंग में मैं क्या करूँ? जो काली टी-शर्ट दिख रही है ना ये बिल्कुल नहीं. Let's go. नहीं नहीं सर। हेलो मैम, हेलो सर, सॉरी यू आर टू फेस दिस, बट आपको आपके कपड़ों में चॉइस नहीं मिली तो आपको इतना बुरा लगा। सोचिए ना मुझे कैसा लगता होगा जब मुझे मेरे करियर के लिए चॉइसेस नहीं मिलती। आई वांट टू बी अ गिटारिस्ट बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वो करूँ। मेरे भैया को टेनिस बहुत पसंद था। मेरे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। One of my friend, he's very good in maths, so my parents are always comparing him with me. क्या सबको 90% आना जरूरी है? Does everyone need to be a topper? अगर मुझे डांस में इंटरेस्ट है तो मुझ पे 90% लाने का प्रेशर क्यों है? जैसे आप सबको हर चीज़ की चॉइसेस मिलती है, मुझे भी मेरे करियर के लिए चॉइसेस मिलनी चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी बेटा। आपको क्या बनना है बड़े होके? मुझे एक सिंगर और एक डायरेक्टर बनना है। So you will be a director who sings. That's amazing. रोहित शर्मा मुझे बहुत पसंद है। I like his pull shot. मुझे क्रिकेटर बनना था तो उस टाइम मुझे क्रिकेटर नहीं बनने दिया। आप वही बनना जो आप चाहते हो, it's okay. So this is all because of you? Yes. ये एक टी शर्ट सबको फिट नहीं होगी ना, तो सबको डॉक्टर बनना जरूरी है? ओके, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। यस यस डालो दैट यू लाइक्ड इट। ओके, नाइस, गुड गुड गुड, big yes. Okay, okay, thank you. So we'll talk about career guidance. So just few statistics. 1 out of 50,000 students receive career guidance in India. ठीक है, so अगर आपको career guidance मिल रहा है आज तो you are very lucky. It is only 1 out of 50,000 students who are getting career guidance. 50%, अभी मैं MBBS के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। 50% of the MBBS students wants to opt out midway. So आप लोगों को पता है there are about 16 lakh students who write the NEET exam, and उसमें से there are about 75,000 medical seats which is there. 16 लाख बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, 75,000 सीट्स है जिसमें से आधे से ज्यादा तो पेड सीट्स है। सो अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको 25 अंदर के आना 25,000 रैंक के अंदर आना पड़ेगा अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। 2400 स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ IITs। आप लोगों को पता है अगेन स्टैटिस्टिक्स, 10 लाख बच्चे लिखते हैं फॉर 23 IITs के एंट्रेंस एग्जाम। तकरीबन 16,000 सीट्स के लिए 10 लाख बच्चे लिखते हैं एवरी ईयर। एंड 1/3 प्रोफेशनल्स इन इंडिया कैरियर स्लीप वॉकिंग। तो आप लोग शायद पता नहीं होगा कैरियर स्लीप वॉकिंग का मतलब क्या है। कैरियर स्लीप वॉकिंग का मतलब ये है कि अगर मैं आज एक प्रोफेशन में हूँ, आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू लीव दिस एंड जंप इनटू अ प्रोफेशन जहां पे मुझे ज्यादा मजा आएगा, वेयर आई कैन डू मच बेटर। सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स अबाउट कैरियर काउंसलिंग। नाउ मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, आप क्या बनना चाहते हैं उससे ज्यादा ये जरूरी है कि आप जिंदगी में क्या समस्या का हल निकालना चाहते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी कि उनको ना भूख, जो गरीबी है वो उनको बहुत सताते हैं, या लोगों की सेफ्टी के बारे में दे वांट टू डू समथिंग,
some people want to talk about pollution. So you have to first find out कि आपका पैशन किस में है. जैसे अगर आप भूख मिटाना चाहते हैं और उस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो you can work as a chef, agriculturist, public policy making, food technology and nutrition. अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट, आजकल सिटीज में खास करके वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा इश्यू है. मैं हैदराबाद में रहता हूँ, जहां पे भी जाता हूँ मैं इतना वेस्ट देखता हूँ. सो लॉट ऑफ न्यू कैरियर्स आर कमिंग वेयर यू कैन रिड्यूस वेस्ट एंड यू कैन रिसाइकल वेस्ट. नेक्स्ट इज पोल्यूशन. आप लोगों ने देखा होगा खास करके विंटर महीने में कितना पोल्यूशन होता है. सो उसके बारे में अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन गो इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पब्लिक पॉलिसी, लॉ. सो आप लोगों ने देखा हर जगह पब्लिक पॉलिसी आता है. सो दैट इज व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड लास्ट इज सेफ्टी. तो सेफ्टी अलग अलग टाइप का है. कुछ लोग जो है कंट्री यानी देश की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग सोसाइटी में सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी की सेफ्टी के बारे में बात करते हैं. सो कंट्री की सेफ्टी के लिए ऑफ कोर्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है. अगर आप विमेन सेफ्टी या हमारी सेफ्टी के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं, या प्रॉपर्टी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉयर एंड ऑल दोस फील्ड्स आर देयर. नेक्स्ट इज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर. अगर आप बच्चे आज की तारीख में आप लोगों को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अगले 5 साल के बाद जब मैं जॉब मार्केट में जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या ऐसे फील्ड्स होंगे जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा. जैसे मैंने अपना 12th किया था 30 साल पहले. उस समय अगर किसी ने मुझे बताया होता कि डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत पैसा मीन्स बहुत अच्छे जॉब मिलेगा, बहुत पैसा है इस फील्ड में, तो मुझे उस समय हंसी आया होता, क्योंकि 1992 में डिजिटल मार्केटिंग नाम के कोई चीज किसी को पता ही नहीं था. बट टुडे इफ यू लुक एट द मार्केट, देयर सो मच ऑफ money which is spent on digital marketing. So you have to predict the future कि फ्यूचर में क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है. सो कॉमर्स जैसे ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं. डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. कोई भी फील्ड में, जैसे कोई भी वेबसाइट में अगर मैं गया और मेरा कार्ड का डिटेल वहां से लीक हो गया या मेरा पैसा चला गया, तो उस वेबसाइट में मैं कभी दोबारा नहीं जाऊंगा. अगर मैं अमेजोन से सामान खरीद रहा हूँ और मेरे साथ कोई धोखा हो गया, मेरा कुछ पैसा चले गया, मैं कभी अमेजोन से दोबारा सामान नहीं लूंगा और मैं 10 लोगों को और बताऊंगा. तो डेटा सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिजाइन, डिटेल एंड कंस्ट्रक्शन, आजकल 3D प्रिंटिंग का घरे आने शुरू हो गया. हेल्थ साइंसेज, रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गया. एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्रिवन कार, आप लोगों ने सुना होगा टेस्ला का सेल्फ ड्रिवन कार, ऑटोनोमस सेफ्टी, व्हीकल इंश्योरेंस. सो आप लोगों को प्रिडिक्ट करना चाहिए कि आगे का क्या क्या करियर्स अच्छा आने वाला है एंड मेरे को क्या इंटरेस्ट है एंड व्हाट ऑल कोर्सेज. ए गुड करियर काउंसलर जो आप लोगों को गाइड करेगा कि कौन कौन सा कोर्सेज आप जो है इसमें ले सकते हैं. अभी आप लोगों ने ये इमेज देखा, आप चैट में डाल सकते हैं कि ये कौन है. रोनाल्डो क्रिस्टियानो. ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ओके, ये क्या करता है? ए फुटबॉलर. ओके, सो इफ आई से रोनाल्डो जो है अपने इंस्टाग्राम से ज्यादा कमाते हैं अदर देन प्लेइंग फुटबॉल. वी लुक एट हियर. सो रोनाल्डो अर्न्स मोर फ्रॉम हिज इंस्टाग्राम पोस्ट देन प्लेइंग फॉर जुवेंटस एज पर द स्टडी बाय ऑपर. उसको 47.8 मिलियन इंस्टाग्राम पोस्ट से मिला, जबकि ओनली 34 मिलियन उनको फुटबॉल खेलने से मिला. So you all said he's a footballer, but actually is actually an Instagrammer. ठीक है? So you see this in 2009, this is how the film shooting या कोई भी shooting होता था, and today in 2021, both the cameraman and pilot has lost their jobs. So the key word is upgrade yourself. You see this? Who are the world's highest YouTubers of 2020, and what are their Mr. earnings? Beast. Mr. Okay, so a 9-year-old boy who's made 217 crores in a year. Okay, Ryan Khaji, he's made 217 crores just by
reviewing toys on YouTube. So this is the way you can earn, but ऐसा नहीं कि हर कोई YouTuber बन गया और बहुत पैसा कमाने लग गया. No, you have to be good at what you're doing. That is my keyword. ऐसा नहीं कि आप Instagrammer बन जाओ या YouTuber बन जाओ या gamer बन जाओ. No, you can, but you have to have your focus and you have to be really good at your skills. And most important is upskill yourself. 14% of Google employees have never attended college, but they have the skills. So the main word is upskilling is mandatory now. You need to upgrade yourself. And with this, I have come to the end of the session. एक 7 बज गया है. And if you have any questions, you can ask and I will just stop the recording तब तक.